नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। शिंजो आबे पर हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर। जापान की पुलिस ने बयान जारी किया है। कहा कि हमलावर शिंजो आबे की नीतियों से नाराज था, इसलिए उसने आबे पर गोलियां चलाई। इस वक्त शिंजो आबे पर हमला करने वाला हमलावर 41 साल का यामागामी पुलिस की हिरासत में है, पुलिस की गिरफ्त में है और वहां पर उससे पूछताछ जारी है। और जो पहली जानकारी सामने आई है, शिंजो आबे की नीतियों से ये हमलावर नाराज था। हमला करने के पीछे पहला कारण जो सामने आया है वो नीतियों को लेकर है और लगातार यही चर्चा भी की जा रही थी कि आखिर हमला क्यों किया जाएगा। इतने लोकप्रिय नेता हैं, इतने ताकतवर पॉलिटिकल बैकग्राउंड की फैमिली से आने वाले, सबसे ज्यादा समय तक जापान के प्रधानमंत्री रहने वाले में नाम उनका शुमार है। उसके बाद इस तरीके की घटना उनके साथ अंजाम देना, आखिर हमलावर की मंशा क्या थी? तो जो पहली जानकारी मिली है, उनकी नीतियों की वजह से वो नाराज था। अब वो डोमेस्टिक पॉलिसीज थी या इंटरनेशनल पॉलिसीज थी, इस पर भी जानकारी आनी बाकी है। और शिंजो आबे पर हमला के मामले में जापानी पीएम का भी बयान आया है। सुरक्षा में चूक की जांच की जाएगी और जापान के पीएम ने कहा है कि शिंजो की सुरक्षा में कमी की जांच भी की जाएगी। जापान के पीएम शिंजो आबे के ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया, यह भी उन्होंने जानकारी दिया। शिंजो आबे पर कोई नया आधिकारिक बयान फिलहाल नहीं आया है। उसकी वजह यह है कि फिलहाल इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि कैबिनेट की एक मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग होने के बाद ही कुछ बातें सामने आएंगी। आखिरकार सरकार का इस पूरे मामले पर क्या स्टैंड है। लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि फुमियो किशिदा ने कहा है कि ये माफी के लायक घटना नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, पूरी जो अटैक की क्रोनोलॉजी है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। शिंजो आबे नारा शहर में एक पॉलिटिकल पब्लिक मीटिंग को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। उनका संबोधन चल ही रहा था, कुछ ही देर हुए थे उन्हें मंच पर संबोधन अपना देते हुए कि वहीं पर मौजूद जो घात लगाकर इस हमले के फिराक में था, उसने हमले को अंजाम दिया। 41 साल का यामागामी इसका नाम, जो हमलावर तुरंत हमले के बाद यहां से गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त शिंजो आबे की स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री की ओर से ये जानकारी दी गई, स्थिति नाजुक है, लेकिन डॉक्टर्स की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है उनकी जान बचाने की। जापान में इस वक्त अलर्ट है। पूरी दुनिया की ओर से जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी हमने आपके सामने रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ओर से दुख जताया, शिंजो आबे को अपना करीबी मित्र कहा, सांत्वना भी व्यक्त की। और वहीं व्हाइट हाउस की तरफ से भी रिएक्शन आया, बोरिस जॉनसन ने भी रिएक्शन दिया। तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस वक्त ना सिर्फ हैरान है और सवाल ये उठ रहे हैं कि जापान जैसी एक पीस लविंग कंट्री में इस तरीके की घटना पेश आई है। देवेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। देवेंद्र, देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात करें तो बेहद शांतिप्रिय मुल्क के तौर पर देखा जाता है जापान, और वहां पर इस तरीके की घटना पेश आना, वो भी इतने लोकप्रिय नेता के खिलाफ, ये ना सिर्फ हैरान करता है, कई सवाल भी खड़े करता है। और एक जो अभी जानकारी निकलकर सामने आई कि उनकी नीतियों से ये शख्स नाराज था जिसने हमला किया। जी मीनाक्षी, और जैसा कि लगातार हम लोग ये अंदेशा जता रहे थे पहले से कि संभव है कि पॉलिसीज़ को लेकर ये हुआ हो। और जापान में आप देखें तो पॉलिसीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है। पॉलिसीज़ चाहे गवर्नमेंट की हो, मतलब डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल हो। शिंजो आबे के बारे में बात करें तो जैसे एबोनॉमिक्स कहा जाता था, उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत ज़्यादा चर्चा में इस बात हो रही थी कि उन्होंने एबोनॉमिक्स के सहारे जापान की इकॉनमी को सुधारने के लिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिस पर लोग वहाँ पे कुछ असहमत भी हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने इस काम को किया। और दूसरी तरफ मिलिट्री बिफ्ट अप वाला काम उसको किया। चाइना का थ्रेट को जैसे समझना चाहिए उसको बहुत एग्रेसिवली समझा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर मोर और लेस मैक्सिमम जापानी सहमत हुआ करते थे। लेकिन जब कोविड का समय आया था तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आलोचनाओं में घिरे, कुछ स्कैंडल्स हुए, उनके एक पूर्व जस्टिस मिनिस्टर, उनको रिज़ाइन भी करना पड़ा। ये सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जहाँ पर शिंजो आबे को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। अब सवाल ये है कि अभी पुलिस ने जो बोला है कि पॉलिसीज़ को लेके, आखिर वो सिरफिरा किस पॉलिसी को लेकर उसने अपनी यह नाराज़गी दिखाई है, ये तो फिलहाल सामने आना बाकी है। लेकिन निश्चित तौर पे शॉकिंग चीज़ है। और जैसा कि बार बार हम लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं, भारत के संदर्भ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में, ये उनके लिए व्यक्तिगत झटका भी है। बिल्कुल। तो हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़ गए हैं। मैं वोरा सर को देख रहा हूं, हमारे साथ शिवास सर भी जुड़ गए हैं। हम सबसे बात करते हैं। वोरा सर, आपका स्वागत है, क्योंकि आप डिप्लोमेट हैं। इस चीज को हम जरा समझने की कोशिश ही कर रहे हैं कि शिंजो आबे एक ऐसे व्यक्ति जो कि सबसे लंबे वक्त तक जापान में प्रधानमंत्री रहे, और उनके ऊपर इस तरह से हमला होता है, और जो बात निकलकर सामने आ रही है कि उनकी पॉलिसीज को लेकर
वो व्यक्ति बताया जा रहा है कि नाराज था जिस वजह से उसने हमला किया। इसको आप किस तरह से समझ सकते हैं? आभारी हूं, आपने ये मौका दिया है। बहुत दुख भरा समय है। मैं इनको जानता था, आबे सान को, इनसे मिला हुआ हूं, इनके भाषण भी सुने हैं। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस मैन। मेरे पास एक मैसेज है सर, मेरे बुद्धिस्ट गुरु इस समय जापान में हैं। उन्होंने यही लिखा है, एम्बेसडर दीपक, आई एम सॉरी योर फ्रेंड इज गॉन। माय फ्रेंड बीइंग शिंजो आबे। अब सरकार माने ना माने, क्लिनिकली ही इज डेड। लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स में उन्हें जिंदा रखा जा रहा है, जो मेरे पास जानकारी आई। ऑफिशियल अनाउंसमेंट समय पर होगा। आपने ये जिक्र किया है कि पॉलिसीज क्या थी। दो चीजें, ये समझ गए थे कि जो चाइना का सपना, चाइना ड्रीम, वो बिगड़ गया था और दुनिया ने एक गलती की थी चाइना को ऊपर उठाने में। इसीलिए आज चीन में आप देख रहे हैं किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है कि ये गया। इन्होंने ये भी कहा था कि सबसे बेहतर ऑल्टरनेटिव भारत है, और जापान ने बहुत जल्दी G7 कंट्रीज और यूरोप को ज्वाइन किया था, जिन्होंने मॉस्को पे सैंक्शंस लगाए थे यूक्रेन के बारे में। क्यों? इसलिए नहीं कि मॉस्को से उसकी कोई निजी दुश्मनी थी। वो कहता था कि जो रशिया का मूव है वो शायद चाइना को ज्यादा प्रोत्साहित करेगा हमारे रीजन में। तो $600 मिलियन उन्होंने यूक्रेन को, वहां की सरकार ने यूक्रेन को कमिट किया है थ्रू द वर्ल्ड बैंक। शिंजो आबे, जो नई दुनिया हमारे सामने उभर रही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सर, क्वाड में उनकी भूमिका आप सब जानते हैं। क्या क्या उन्होंने किया, वो उसके संचालक थे एक तरह से। रिंग मास्टर कहना सही नहीं होगा, बैंड मास्टर, बट ही वाज अ प्राइम मूवर। ये उन्होंने समझ लिया था कि इंडो पैसिफिक, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने भारत के पार्लियामेंट से जब बातचीत की थी 2007 में, तब यूज किया। वो समझ गए थे कि यहां पर भविष्य दुनिया का तय होगा। एंड शिंजो आबे, यू वर द पर्सन, आप मिडवाइफ थे, आप दाई मां थे जब ये नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा था। आप जा तो रहे हैं, आप चले तो गए हैं, ये तो अब स्पष्ट है, लेकिन आप जो छोड़ के जा रहे हैं उसको कोई नहीं भूलेगा। मैं नहीं भूलूंगा और कोई नहीं भूलेगा, क्योंकि आपने ये साबित कर दिया था कि इस नई दुनिया में जापान को अब हेजिटेंट नहीं होना है। तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है अब दुनिया में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हुआ था, भूल जाइए, बहुत बुरी चीजें हुई थी। आपने जो चीन में किया, आपने जो पर्ल हार्बर में किया, लेकिन अब गेट ओवर दैट। कब तक? कई करोड़ों साल तक आप कहते रहेंगे, ओ हम इतने सॉरी हैं, हमने पर्ल हार्बर पर हमला किया। नहीं, अब अपना स्थान लीजिए। दुनिया के सामने दूसरी चुनौतियां हैं। आपने क्वाड की स्थापना की, मिलिट्री एस्पेक्ट भूल जाइए सर। क्वाड कहाँ एक्टिव है? वैक्सीन में एक्टिव है, क्लाइमेट चेंज में एक्टिव है, सप्लाई चेन्स में एक्टिव है, इकोनॉमिक रिकवरी थ्रू फ्री एंड ओपन सीज में एक्टिव है। वही चीजें जो सारी दुनिया आज जिनकी बात कर रही है, आबे सान ने उसके बारे में बहुत पहले बात की थी। ही वॉज अ विजनरी, और एक दूसरे विजनरी के साथ सर, ये मैं गर्व से कह सकता हूं, एक दूसरे विजनरी के साथ उनकी बहुत अच्छी पर्सनल रिलेशनशिप थी। उस दूसरे विजनरी का नाम है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी। पूर्व राजनयिक नीरज श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, मेरे ख्याल आप भी इत्तेफाक करेंगे जो अभी वोहरा सर ने डिटेल में अपनी बात रखी। आप इस घटना को किस तरह से देख रहे हैं? मीनाक्षी जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दीपक वोहरा साहब ने बड़े विस्तार से इस हादसे की समीक्षा की है, एनालिसिस। मैं इसको देखता हूँ एज अ पॉलिटिकल असैसिनेशन, नॉट एज एनीथिंग पर्सनल। और इसकी वजह यह है कि आबे साहब जो थे वो रिटायर हो चुके थे, पॉलिटिक्स से वो रिटायर हो चुके थे, लेकिन जब उन्होंने फिर वापस आके ये पॉलिटिकल रैली को एड्रेस करना शुरू किया, तो ये बात कुछ गुटों को या कुछ लोगों को हो सकता है पसंद ना आई हो, इस वजह से कि आबे साहब जो थे वो जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने, जैसे वोहरा साहब ने कहा कि आबेनॉमिक्स उन्होंने ही इम्प्लीमेंट किया, क्वाड उन्होंने ही शुरू किया, तो वो एक रिफॉर्मर थे। आप अगर, मैं ये वर्ड यूज़ करना चाहूँगा कि वो रिफॉर्मर थे, और जब भी कोई नेता एक रिफॉर्मर बन जाता है तो फिर जो नए रिफॉर्म्स वो नेता लाता है उससे कुछ गुटों को नुकसान होता है,
जो कि हिस्टोरिकली उससे फायदा उठा रहे थे, चाहे इकोनॉमी में हो चाहे पॉलिटिक्स में हो, तो उन लोगों को नुकसान होता है और फिर वो जो है रिटेलिएट करते हैं। और ये बड़ा क्रूड तरीका है इस तरह का रिटेलिएट करने का, कि उन्होंने उनको गोली ही मार दी पीछे से आके। अगर रिटेलिएट करना है तो आप भी रैली एड्रेस कीजिए, देखें आपकी रैली में कितने लोग आते हैं, आप भी जापान की जनता को अपने पीछे लाइए। लेकिन ये तो आप कर नहीं रहे, क्योंकि ये चलेगा नहीं। जापान के ज़्यादातर लोग जो हैं वो आबे की नीतियों को सपोर्ट करते हैं। तो आपका अगर नुकसान हो रहा है तो अंग्रेजी में ये होता है कि टू बैड। लेकिन हमको तो जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उनको तो जापान की जनता के हित में क्या है ये देखना है ना। आपके गुट के हित में क्या है क्या नहीं है ये उनके लिए जो है वो देखने की उनकी जिम्मेदारी नहीं है। वो तो जापान के एक नेशनलिस्ट प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं, जो कि जापान की जनता के लिए वो रिफॉर्म्स ला रहे थे और उन रिफॉर्म का पॉजिटिव असर भी पड़ा था। तो इस बात से कुछ गुट ये हो सकता है, ये अभी मैं पता नहीं है, क्योंकि आबे की जो फॉरेन पॉलिसीज थी उससे भी कुछ बड़े देश जो थे वो खुश नहीं थे। जैसे चीन बिल्कुल खुश नहीं था। नीरज जी, जब आप चीन का नाम ले रहे हैं तो मैं इसी में एक और जानकारी ऐड कर दूं अपने दर्शकों के लिए। आज सुबह जैसे ही हमने ये खबर अपने दर्शकों को बतानी शुरू की, कुछ जानकारी हमें ट्विटर के माध्यम से ही जो चाइनीज सोशल मीडिया है वीबो के जरिए मिली कि वहाँ पर बड़ी हैरान कर देने वाली रिएक्शंस दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर सेलिब्रेशन किया जा रहा है और एक हीरो के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है इस अटैकर को। नीरज जी कंटिन्यू। हाँ देखिए, ये मैं आपने तो खुलकर इसका पूरा विस्तार से बता दिया और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि वहाँ पर पटाखे छोड़े जा रहे हैं या लड्डू बांटे जा रहे हों। ये तो जो सेलिब्रेशन का है के संकेत हैं। इसका मतलब तो ये है कि चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, शी जिनपिंग है, वो खुश हैं, क्योंकि चीन चाहता है पूरी उस मतलब पैसिफिक में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर वो राज्य करना चाहता है। और जापान ये नहीं चाहता कि चीन पूरी दुनिया पर राज्य करे, भारत नहीं चाहता है, अमेरिका नहीं चाहता है, ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहता है, यूरोप नहीं चाहता है। तो ये चीन का हाथ अब होगा कि नहीं होगा ये मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है। और ये सब निकल के आएगा जब पूरी डिटेल्ड इंक्वायरी इसमें होगी। उसकी आप आशंका जरूर जाहिर कर रहे हैं कि सर ये पॉलिटिकल असैसिनेशन, आपने उस शब्द इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि धीरे धीरे इससे सब लोग इत्तेफाक करने लगेंगे जैसे जैसे और चीजें सामने निकल कर आएंगे। हमारे साथ जनरल शिवाज भी मौजूद है। जनरल शिवाज, जैसा कि आपने हमारे दोनों ही एक्स डिप्लोमेट्स को सुना है, तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि आबे की जो पॉलिसी है, खासतौर पर जो इंटरनेशनल पॉलिसी रही है, एक तो वहां की डोमेस्टिक पॉलिसी तो है ही, वो बहुत ज्यादा सेंट्रिक रही है एशिया पैसिफिक, जिसमें भारत ने एक बहुत मुख्य भूमिका निभाई है। अब उनके ऊपर इस तरह का जब हमला होता है, उनका अगर वो, हम तो चाहते हैं कि वो रहें आगे, अपने पार्टी का मार्गदर्शन करते रहें, लेकिन भारत के लिए ऐसे एक व्यक्ति का जिसने कि भारत को एक जगह दी पूरे एशिया पैसिफिक में, अगर वो चला जाता है तो कैसा डैमेज होगा? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं अमित, भारत और जापान के रिलेशन जो नॉर्थवर्ड गए बहुत अच्छे हुए, उसका श्रेय शिंजो आबे को भी जाता है। और जो शिंजो आबे और मोदी के बीच में जो केमिस्ट्री थी वो भी काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं। और सच्चाई ये है कि दो चार बातें स्टैंड आउट करती है कि अगर क्वाड को, जो कि 2007 में एक डिफंक हो गया था, जिस प्रकार से वो लेके आए, वो सारा शिंजो आबे ही एक ड्राइवर हैं जिन्होंने ये कार्रवाई की। और आपको पता 3 प्रिंसिपल उन्होंने बोला, फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक होना चाहिए। उसके 3 गाइडिंग प्रिंसिपल, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर आइलैंड नेशन। उन्होंने बार बार ये बोला था कि ये जो दादागिरी है चीन की, उसको रोकना है। ये इंडो पैसिफिक पूरे सब के लिए 70% यहाँ से व्यापार जाता है वर्ल्ड का,
तो ये नहीं हो सकता कि चीन अपनी मनमानी करेगा, एग्रेसिव और असर्टिव एटीट्यूड दिखाएगा। तो ये सबसे पहले कहने वाले शिंजो आबे थे। और क्वाड को इकट्ठा लाना, क्वाड को एक प्रकार से जो जिस प्रकार से एक नई शक्ति दी है जो लास्ट 10 साल में, उसका श्रेय शिंजो आबे को भी जाता है, और जिसमें जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलके चले हैं। तो मुझे लगता है कि शिंजो आबे की कमी बड़ी महसूस होगी, और हम चाहते हैं अभी भी वो ठीक हो, मगर ये सच्चाई है कि वो एक टॉल लीडर थे, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। नेशनली भी वो 8 साल तक प्रधानमंत्री रहे जापान में, और जापान को इकोनॉमिकली उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सिचुएशन में डाला, और इंटरनेशनली उनका दबदबा बहुत है। क्वाड के अंदर तो है ही, उनको अमेरिका के साथ जो जापान के रिलेशन, शिवाजी जी आप सही तरफ इशारा कर रहे हैं, और मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए वोरा जी, अगर हम इसे इंटरनेशनली ही देखें और एक पक्ष इसका नेशनली देखें, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स इस वक्त जापान में हैं, वहाँ से किस तरीके के आपको रिएक्शन मिल रहे हैं? क्या डोमेस्टिक पॉलिसी या कोई डोमेस्टिक रीजन भी हो सकता है, पॉलिटिकल असैसिनेशन? क्योंकि बहुत बड़ी बात अभी नीरज जी कह रहे थे, आपने भी सुना, क्या इन ग्राउंड विद इन जापान क्या कोई ऐसा कारण हो सकता है जो इस घटना का जिम्मेदार रहा हो? मैं बार बार ये कहती हूँ कि मतलब कहना थोड़ा सा भी जल्दबाजी है, हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट का थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ऑल्दो दीपक जी अपनी बात रखें। ये आपने जो प्रश्न पूछा है इसका जवाब देना बहुत आसान है और बहुत कठिन भी है एट द सेम टाइम। हमने अभी सुना है, बाकी जो विशेषज्ञों ने कहा है उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है, मेरी बहुत सीमित है। यस, इट इज अ पॉलिटिकल असैसिनेशन, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों किया गया है? बाहर से कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश थी या इंटरनली कुछ ऐसे लोग हैं कि जो नया जापान आ रहा था, जिसमें शिंजो आबे साहब हमेशा कहते थे कि अगर हम पे हमला हुआ, एक तरफ रूस बैठा है, नॉर्थ कोरिया, चाइना, तीनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर हम पे कभी हमला हुआ, क्या हम हमेशा के लिए इसी भरोसे में रहेंगे कि अमेरिका हमारी मदद करेगा या हमें आगे बातचीत करनी चाहिए? उन्होंने ये डायलॉग भी शुरू कर दिया था। ये सब्जेक्ट्स तो कभी बातचीत नहीं होती थी जापान में कि हमको अपनी डिफेंस फोर्सेस को स्ट्रेंथन करना है, न्यूक्लियर ऑप्शन को कंसिडर करना है। टेक्नोलॉजी तो उनके पास है, वेपनाइजेशन करने में कितना टाइम लगेगा वो अलग बात है। ये चीजें जो हैं ये मैम कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसीलिए मुझे लगता है कि पॉलिटिकली उनकी इकोनॉमिक्स तो बिल्कुल क्लियर थी। अमेरिका का ये था कि अगर कठिनाई है तो पैसा खर्च करो, कठिनाई से बाहर निकलो। यूरोप आज कहता है अगर कठिनाई है तो पैसा बचाओ, कठिनाई से बाहर निकलो। इसका जो बेसिक थिंग अबाउट अबेनॉमिक्स ये था कि दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, स्पेंडिंग के बीच में और सेविंग के बीच में। और जापान को वो इनकरेज कर रहे थे कि आप लोग थोड़ा सा और खर्च करिए, जापानीज लोग जो बहुत कम खर्च करते हैं, जाइए इकोनॉमी को स्टिमुलेट करिए एक्सेट्रा। काफी हद तक वो सफल भी हुए थे। पॉलिटिकली क्वाड, नो क्वेश्चन अबाउट इट, ये उनकी देन है और हमेशा के लिए उनकी देन ये रहेगी। उन्होंने ही इंडियन पार्लियामेंट को कहा था कि ये दो जो महासागर हैं, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, ये सीमलेस कनेक्टिविटी है। वो देख पाते थे आगे क्या हो रहा है। चीन इसीलिए उनसे, क्षमा कीजिएगा ये शब्द, नफरत करता था। आज तक चीन जापान को माफ नहीं करता अपने डोमेस्टिक रीजन के। 200 फिल्में, अभी मैं ये फिगर देख रहा था, हर साल बनती हैं चीन में एंटी जापानीज, बताने के लिए अपने लोगों को ये बदमाश हैं, चोर हैं, डाकू हैं, इन्होंने ये किया था सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये किया था एटसेट्रा। ये चीजें शिंजो आबे ने हटाने, खत्म करने की कोशिश की थी। चाइना के सामने भी फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया था उन्होंने, जापानीज लीडर्स ने बढ़ाया, लेकिन बाद में वही उठ गए कि हमने गलती की थी। हम तो अभी भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सर रिएक्शन आ रहे हैं कि चीन की ओर से शी जिनपिंग क्या कहते हैं, हम उस चीज का भी इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा। एक तस्वीर पहले हम दिखा दें, उसके बाद फिर हम ब्रेक की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक और ये ताज़ा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हमलावर की, क्यू में जहां पर वो खड़ा हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए ये एक क्लोज फुटेज है, क्लोज तस्वीर है, ना सिर्फ उस गन की बल्कि उस हमलावर की भी जिसने इस कातिलाना हमले को अंजाम दिया। ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं, जापान के नारा शहर से आई हैं। तो आप देखिए कि उसके पास एक पानी का बोतल भी रखा हुआ है, साइड में एक बैग रखा हुआ था जिसके अंदर उसने ये गन छुपा कर रखी थी जिसका इस्तेमाल उसने हमले के लिए किया था। और बहुत ही कैजुअल अप्रोच में नजर आ रहा है, उसे ये लग रहा था कि शायद वो किसी भी स्क्रीनिंग से बच जाएगा, वो जिस हमले को अंजाम देने के लिए पहुंचा है वो उसमें कामयाब भी हो जाएगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि वो कितना कॉन्फिडेंट था। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।